गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में। आइए सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892, ये लाइफ स्पैन है इनका। 1819 में इनका जन्म हुआ और 1892 में इनकी मृत्यु हुई। द पीपल्स पोएट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि विच पोएट इज नोन एज द पीपल्स पोएट, देन योर आंसर विल बी वॉल्ट विटमैन। तो आपने देखा वॉल्ट विटमैन द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब हुआ बच्चों कि वॉल्ट विटमैन अमेरिका में जितने भी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने वाले कवि हुए उनमें ये सबसे अधिक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच वाले कवि थे, जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है। ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। काफ़ी इजी लाइन है, इसका मतलब आप खुद समझ रहे होंगे। उनकी उम्र अभी 12 साल की भी नहीं हुई थी कि उन्होंने एज अ कारपेंटर अपने करियर की शुरुआत की। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। यानी कि उन्होंने प्रिंटर, टीचर और एडिटर के रूप में भी कार्य किया, और जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तो उन दिनों उन्होंने वॉलंटियर नर्स के रूप में अपनी सेवा दी। Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme. Whitman की पोएट्री जो लिव्स ऑफ ग्रास नामक पुस्तक में संग्रहित है, ये जानी जाती है अपने फ्री रिदम्स और लैक ऑफ राइम के लिए। फ्री रिदम्स का मतलब होता है जिसमें जो लय है वो एकदम स्वतंत्र तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और राइम यानी कि तुकबंदी इसमें नहीं होती है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। इट मीन्स कि विटमैन महोदय ने पहली बार अपने इस पोएम्स के कलेक्शन को प्रकाशित कराया, और वो भी अपने खुद के खर्च पर। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। 1855 में। तो ऑब्जेक्टिव में एक ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हेन वॉज द लिव्स ऑफ ग्रास या व्हेन वॉज लिव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड, तो इसका आंसर होगा 1855। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स and the joyful dedication to the importance of the individual were not well received at first। हालांकि शुरुआती तौर पर जिस तरीके से इन्होंने अपने इस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच वाली कविताओं को प्रस्तुत किया, उनको अमेरिका में पहली नज़र में नहीं सराहा गया, लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया गया। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑफ सीन। इतना ही नहीं, उनको अपनी नौकरी से भी हाथ गंवानी पड़ी, क्योंकि लोगों ने इसको ऑब्सीन माना। ऑब्सीन का मतलब होता है अभद्र या अश्लील। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन लोगों को लगा कि ये ट्रैक से हटकर लिख रहे हैं, और इसलिए लोगों ने शुरुआती तौर में इनको पसंद नहीं किया और इनको इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, 1881 में जब बहुत सारे एडिशंस इसके ऑलरेडी आ चुके थे लिव्स ऑफ ग्रास के, तो लिव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। तो अल्टीमेटली लिव्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिला, एक प्रकाशक मिला, जिसने कहा कि हम इस पुस्तक को छापेंगे। उसने छापा इस किताब को 1881 में। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वर एंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। और इस कविता का जो अनुवाद हुआ, या फिर इस कविता का जो संग्रह है, इसका जो अनुवाद हुआ, उसको यूरोप में लोगों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक ढंग से सराहा, पसंद किया, उसे एक्सेप्ट किया। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन विटमैन महोदय अमेरिका में अभी भी प्रशंसा के पात्र नहीं बन सके। उनको लोगों ने अभी भी उतना पसंद नहीं किया जितना दुनिया के अन्य हिस्सों में उनको पसंद किया गया। It was only after his death
that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. और अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म को चित्रित करने के लिए उनको अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ तब पसंद किया जाना आरंभ किया गया जब उनकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। जिस तरीके से ओरिजिनली लिखते थे, मौलिक तरीके से, इनोवेटिव एक्सप्रेशन का मतलब कुछ नवीन अभिव्यक्ति, लेकिन इसको सराहा तो गया लेकिन जीते जी नहीं, उनके मरने के पश्चात। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स 1866। तो इस तरीके से हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा जिसमें से कुछ बातें निकल कर आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि इनको पीपल्स पोएट माना गया, एक बहुत ही लोकप्रिय कवि के रूप में ये जाने गए। दूसरी चीज़ कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच था इनका, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से लिखते थे। और नेक्स्ट कि उन्होंने अपने पेशे की शुरुआत की एज ए कारपेंटर। इनका जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उसका नाम है लिव्स ऑफ ग्रास और ये पब्लिश हुई थी 1855 में। एक और महत्वपूर्ण कलेक्शन है जिसका नाम है ड्रम टैप्स जो आई थी 1866 में। आइए पोएम की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के पोएट है। टाइटल से भी और क्लियर हो जाता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इट मीन्स खुद का गीत। तो जब खुद की बात आती है, पर्सनली जब कोई आदमी जिक्र करता है तो वो इंडिविजुअल होता है, वो सोशल या फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच की पोएम नहीं होती। तो आइए देखते हैं इस पोएम को। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। इन पहली दो लाइन्स में आप देखेंगे कि कवि का भाव है कि वो कहते हैं कि मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ, खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ और खुद के लिए गाता हूँ, और जो कुछ मैं मान के चलता हूँ मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप भी वही मानोगे। यहाँ पर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहते हुए इनके कहने का मतलब है कि चूँकि मैं अमेरिका का एक अभिन्न अंग हूँ तो जो मेरी सोच है वही अमेरिका के एक एक व्यक्ति की सोच होती होगी। तो इस प्रकार इन्होंने अपने खुद के उदाहरण के द्वारा अमेरिका की पूरी मानवता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिस तरीके से वो कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर यू के बाद अमूमन विल का यूज होता है, शैल का यूज हो गया। इसका मतलब इनको पूरा यकीन है, ये एक तरीके से अपने आप से वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मैं मानता हूँ मुझे पूरा यकीन है कि आप भी वही मानोगे। तो यू जो है यहाँ पर समस्त मानवता के लिए आया है और यह अमेरिकी वासियों के लिए आया हुआ है। और किस कदर ये पूरी मानवता की बात करते हैं ये तीसरी लाइन में और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है जब वो कहते हैं फॉर, क्योंकि आपको पता है कि लाइन के शुरुआत में जब एफ ओ आर फॉर आए तो इसका मतलब होता है क्योंकि। यह सेंटेंस के बिगनिंग में जब फॉर आए तो इसका मतलब होता है क्योंकि। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि हर एक को कण जिससे मैं बना हूँ उसी से तो आप भी बने हो। तो इसलिए जो मैं सोचता हूँ मुझे पूरा यकीन है कि आप भी वही सोचोगे, आप भी वैसा ही मानोगे। आगे कवि कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ का मतलब होता है घूमना या बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकना। तो कवि का भाव है कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता हूँ और घूमते समय भी अपनी आत्मा का आह्वान करता हूँ, अपनी आत्मा को आवाज़ देता हूँ। यानी कि कवि जो है वो जब खाली समय में होते हैं, एंजॉयमेंट के मूड में होते हैं, तो भी वो अपने आत्मा को आवाज़ देते हैं, अपनी आत्मा की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आगे इन्होंने कहा आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। मैं चलते चलते जब थक जाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ, फिर चलता हूँ और बड़े इत्मीनान से एट माई ईज पूरे आराम की मुद्रा में ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, मैं समर के समय में उत्पन्न होने वाले घास के नुकीले भाग को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करता हूँ। देखने में बिल्कुल लगता है कि जैसे भाले की तरह नुकीला उसका जो ऊपरी अंश है वो निकला हुआ है। और यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है कि ये घास का नुकीला भाग जिस पर जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो बिल्कुल ही नीचे चला जाता है या दब जाता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के हटते हुए फिर से अपने पुराने शेप में आ जाता है।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कभी यहाँ पर मानवता को एक सबक देना चाहता है कि हमारे जीवन में जब खराब समय आता है तो हम झुक जाते हैं, लेकिन उस खराब समय के चले जाने के बाद हमें फिर से पूरे एनर्जी के साथ उठकर फिर से खड़े हो जाना चाहिए और जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। ये जो मेरी जुबान है, मेरे रक्त का एक एक कतरा है, इसी मिट्टी से बना है, इसी वायु से बना है। किस वायु और किस मिट्टी की बात करते हैं आपको भली बात ही पता है। यह अमेरिकन सॉइल और अमेरिकन एयर की बात यहाँ पर हो रही है। आगे कवि कहते हैं बॉर्न हेयर अ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि मैं अपने माता पिता से यही पैदा हुआ हूँ और मेरे माता पिता भी अपने माता पिता से यही पैदा हुए थे और इसी प्रकार उनके माता पिता भी इसी धरती पर पैदा हुए थे। यहाँ पर कवि ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि विगत कई पीढ़ियों से, कई जेनरेशन से हमारा जो ये वंश है या फिर हमारा जो ख़ानदान है वो इसी अमेरिका में रहता चला आया है और कई पीढ़ियों से लोगों ने अमेरिका में जन्म लिया है, अमेरिका में उनकी मृत्यु हुई है और हम लोगों ने या फिर हमारे परिवार ने अमेरिका की सेवा की है और इसी प्रकार हम भी इसकी अगली पीढ़ी में आए हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की वैसे ही सेवा करेंगे, अमेरिका के प्रति वैसे ही लगाव रखेंगे जैसा हमारे पूर्वजों ने रखा। नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट सेंटेंस में पोएट कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अब मेरी आयु 37 साल की हो गई है लेकिन मेरा हेल्थ एकदम ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा करता हूँ कि मरते समय तक मैं रुकूंगा नहीं। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि कहना चाहते हैं कि जो मैंने ये पोइट्री लिखने का कार्य किया है और अपने देश को गौरवान्वित करने का कार्य किया है, ये गौरवान्वित करने का कार्य, ये पोइट्री लिखने का कार्य मरते दम तक जारी रहेगा। इसका एक और मीनिंग ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार मेरे पूर्वजों ने अमेरिका के प्रति अपने प्रेम और सौहार्द को दर्शाया है, मैं भी मरते दम तक अमेरिका के साथ वैसा ही रिश्ता कायम रखूँगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दूँगा। आगे पोइट कहते हैं क्रेड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। क्रेड्स धार्मिक मान्यताएं और स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, एक तरीके से हिंदी में आप इसको कहते हैं सामाजिक मान्यताएं या सामाजिक विचार। इन एबियंस कभी का भाव है कि आपकी उम्र बढ़ती है, समय बीतता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम उन लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन ली हुई थी अपने स्कूल्स के टाइम में, अपने स्कूल लाइफ में, वो फॉर्मल एजुकेशन धीरे धीरे करके हमारे जेहन से समाप्त होने लगता है। वो सामाजिक मान्यताएं, वो धार्मिक मान्यताएं जो किताबों में हमें पढ़ाई जाती है, उसे हम लोग कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में रख देते हैं। रिटायरिंग बैक अ व्हाइल सफेस्ड एट व्हाट दे आर। लेकिन अगर जरा सा हम पीछे मुड़कर देखें एक क्षण के लिए, हम एकांत की मुद्रा में जब चले जाए, रिटायरिंग का मतलब वैसे अवकाश प्राप्त करना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है एकाग्रता से, इसका मतलब है जब हम एकाग्रचित होकर सोचेंगे तो पाएंगे कि जो हमने स्कूल के ज़माने में एजुकेशन हासिल की थी उसकी सतही ज्ञान भले ही ठंडे बस्ते में चला गया हो, हमारे जहन से उतर गया हो, लेकिन जो उसके मुख्य मूल्य हैं वो आज भी क्या है, सफिस्ट हैं, पर्याप्त हैं, एट व्हाट दे आर, जैसे भी हैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट हैं, पर्याप्त हैं, बट नेवर फॉरगॉटन। और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें हम भुला भी नहीं सकते। बट का मतलब लेकिन भी होता है, बट का मतलब हिंदी में बल्कि भी होता है, तो यहाँ बट का मतलब बल्कि से है, बल्कि हम उसे भुला नहीं सकते। हमें भी पता है और आप सभी को पता है जो भी हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख और सुन रहे हैं, स्कूल लाइफ की कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं, कुछ ऐसे मोरल एजुकेशन होते हैं जिसे हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। कवि की इस लाइन के जरिए एकमात्र अपील है कि हमारे अपने देश के प्रति, अपने मिट्टी के प्रति, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, उसके प्रति जो हमारा लगाव है, जो हमारा मूल्य है, वो कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको हम भूल ही नहीं सकते। बेशक उसकी सतही बातें समय के साथ भले हम भूल जाएं, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ी बातें हैं, जो अपने देश से हमें जोड़े रखती है, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। आगे पोइट ने कहा आई हार्बर फॉर गुड और बैड
यहाँ पर देखिए हार्बर का मतलब है यकीन करना, और ऐसा लगता है कि इन लाइफ पोइट ने यहाँ पर हम पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है समझने के लिए। कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं आई हार्बर इन लाइफ, मैं जीवन में यकीन करता हूँ, फॉर गुड और बैड, चाहे वो जीवन अच्छा हो अथवा बुरा हो। कहने का मतलब ये है कि एक बार हमें ज़िंदगी मिली है तो हमें उस जीवन को जीना चाहिए। समय और हालात एक सा नहीं रहते, कभी जीवन में अच्छाई आती है, कभी बुराई आती है, कभी ये जीवन हमें बहुत प्यारा लगता है, कभी बहुत एक कष्टपूर्ण लगता है, लेकिन जीवन को जीने में यकीन है पोइट को। पोइट जीवन से भागना नहीं चाहता और नहीं उसे इस बात में यकीन है कि हम जीवन को त्याग दें। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, और यहाँ पर कभी कहता है कि एज अ पोइट मुझे वो परमिशन चाहिए कि मैं बोलूँ एट एवरी हैजर्ड, हर एक खतरे में, यानी कि देश में अगर किसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की गुंजाइश हो जिससे मानवता को खतरा हो तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त चाहता हूँ वहाँ की सरकार से, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से, यानी कि कभी हर एक खतरे के समय में बोलना चाहता है। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, यहाँ पर अंतिम लाइन या अंतिम सेंटेंस के जरिए कभी ये दर्शाना चाह रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू फॉलो नेचर, कभी जो है वो प्रकृति का अनुसरण करना चाहते हैं विदाउट चेक, बिना किसी रोक टोक के, विद ओरिजिनल एनर्जी, एकदम मौलिक ऊर्जा के साथ। क्योंकि कभी का ये मानना है कि जो प्रकृति ऐसी चीज़ है जिसके पास अपनी ओरिजिनल एनर्जी होती है, उसके पास बिल्कुल वास्तविक ऊर्जा होती है और उससे कभी कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि अगर हम नेचर के सानिध्य में जाएंगे तो बिल्कुल ही अपने पास जो भी हमारे एनर्जी है उसका भरपूर हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हम मानवता को बचा पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जरिए कभी बातें तो अपनी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उन्होंने अपने द्वारा, अपने उदाहरणों के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है। चूँकि हम अमेरिका के अभिन्न अंग हैं, इसलिए समस्त अमेरिका वासियों पर ये बातें लागू होती हैं और कहीं न कहीं से कभी जो भी बातें कहते हैं ये न सिर्फ अपने बारे में बल्कि पूरी मानवता के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पोएम पूरी तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है और हमारे चैनल पर बिल्कुल आप नए हैं, पहली बार इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को पसंद करना नहीं भूलेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।